So hello, good evening and welcome back to Kanika's Nursing Academy. Today I, Anupama Sharma, and I am back with our that is NORCET test series number 1 with the part 3. So today we are going to be discuss the most important question जो आपके एम्स नॉर्सेट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन. चलो, लेट्स डिस्कस आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वो पढ़ेंगे. ठीक है जी. क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है. क्वेश्चन इफ वी विल स्टडी, द नर्स हैज इंसर्टेड द थंब प्रेशर कंट्रोल सक्शन कैथेटर इनटू द ईटीटी एंडोट्रेकियल ट्यूब until she felt the resistance. After that, she basically pulled back the suction catheter that is 1 to 2 centimeter above the resistance in order to avoid which of the following complication. कौन सी complication से avoid करने के लिए she has pulled back the catheter. The very first is your bradycardia. The second option says it is tachycardia. The third option says it's infection and the last option, option D बोल रहा है hypertension. So what according to you, which complication is particularly leading to basically inhibit which of the following complication nurse has done this action? ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमारे पास कि एक नर्स है, उसने दैट इज योर थंब कंट्रोल्ड एक सक्शन कैथेटर है जो पेशेंट के एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसके अंदर इंसर्ट किया. ठीक है, ड्यूरिंग द सक्शनिंग प्रोसीजर. तो क्या बोल रही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब उसने सक्शन कैथेटर को इंसर्ट किया जो पर्सन है उसकी एंडोट्रेकियल ट्यूब में, तो आफ्टर दैट एट अ सर्टेन पॉइंट उसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील हुई कि आगे वो सक्शन कैथेटर नहीं जा रहा है. ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस के बाद उसने क्या एक्शन लिया, उसने वो जो सक्शन कैथेटर था 1 to 2 सेंटीमीटर अबव ले आई, वो ऊपर ले आई उसको जहां पे उसको रेजिस्टेंस फील हुआ था. तो बोल रहे कि नर्स ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, उसको कौन सी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाना था कि उसने उस रेजिस्टेंस पॉइंट से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर वो अपने सक्शन कैथेटर को लेके आई. ठीक है, वेरी फर्स्ट पोजीशन बोल रहा है दैट इज ब्रेडिकार्डिया हो सकता था पेशेंट को अगर रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिकली वो सक्शन कैथेटर को रखती, या फिर टैकीकार्डिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन हो सकता है. So if the nurse basically puts that particular suction catheter at the resistance point, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां से आपकी जो वेगस नर्व है, वेगल स्टिमुलेशन वहां से हो सकता है. ठीक है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो सकता था. ठीक है, एंड दिस वेगस नर्व स्टिमुलेशन ऑलवेज लीड्स टू व्हाट, ब्रेडिकार्डिया. ठीक है, ये वेगस नर्व क्या करती है, इट कैन लीड्स टू द ब्रेडिकार्डिया, मतलब आपका जो हार्ट रेट है उसको स्लो डाउन कर सकती है, एज वेल एज जो आपका ब्लड प्रेशर है बेसिकली उसको भी रिड्यूस ये कर सकती है. ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ब्रेडिकार्डिया. दैट इज क्या कहना चाहते हैं कि नर्स हैव टू बेसिकली
जो आपके पास नर्स थी वो क्या करना चाहती, शी वांट्स टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन, दैट्स व्हाई व्हाट शी हैज डन, शी हैज पुल्ड बैक द कैथेटर दैट इज 1 to 2 सेंटीमीटर अबव दैट रेजिस्टेंस पॉइंट. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आंसर अगर आप देखेंगे दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ब्रेडिकार्डिया इज द आंसर. क्या बोल रहा है, दिस सक्शनिंग कैन स्टिमुलेट द प्रोलॉन्ग, बेसिकली जो सक्शनिंग है वो क्या कर सकती है, इट कैन लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ योर वेगल नर्व, जो आपकी वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट कर सकती है, दैट इज प्री डिस्पोजिंग द बेसिकली पेशेंट टुवर्ड्स ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपोक्सिया पेशेंट में हो सकता है. ठीक है, हाइपोक्सिया कैन ऑल्सो बेसिकली परफॉर्म फ्रॉम द ऑक्लूजन या फिर इंटरप्शन, सीजेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, या फिर अगर प्रोलॉन्ग सक्शनिंग करे जा रहे हैं तो उन दैट पर्टिकुलर केस भी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है. ठीक है, अगर बेसिकली सक्शनिंग का अगर हम आइडल टाइम की बात करें तो हम बोलते हैं लेस देन 10 सेकेंड्स के लिए हम सक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अंडर प्रेशर. लेकिन अगर प्रोलॉन्ग सक्शनिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा देर तक, मतलब जितना टाइम आइडल टाइम आपके पास सक्शनिंग का होता है उससे ज्यादा अगर सक्शनिंग कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि जो आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर की वो रप्चर हो सकती है. इसके अलावा पेशेंट को हाइपोक्सिया दैट इज सीजेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है. ब्रेडिकार्डिया आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी फॉल कर सकता है. ठीक है, सो म्यूकोसल मेम्ब्रेन का बेसिकली ट्रॉमा हो सकता है. फिजिकल इंजरी कैन हैपन एज वेल एज ब्लीडिंग कैन ऑल्सो हैपन फ्रॉम द ब्लंट एंड द पेनिट्रेटिंग, जो पेनिट्रेट कर रहा है सक्शन कैथेटर उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हमें पेशेंट में देखने को मिल सकता है. सो दिस इज ऑल व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड, दैट इज वेगल नर्व स्टिमुलेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में देखने को मिलता है. तो इस चीज को बेसिकली नर्स अवॉइड करना चाहती थी. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन. ओके, तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द reliable indicator for assessing the efficacy of fluid resuscitation. ठीक है, in the 3-year-old child who has basically suffered from partial as well as the full thickness burn up to 25% of her body. ठीक है जी, द ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए आपके पास बोल रहा है दैट इज एडीमा, ऑप्शन बी आपके पास इंडिकेट कर रहा है दैट इज योर यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी सेज दैट बल्जिंग fontanel and the last option says that it is hypertension. So what according to you will be the answer? ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बर्न से रिलेटेड बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है. पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर माना जाएगा टू बेसिकली असेस द एडुकेसी ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन. आपको पता है जो भी आपके पास बर्न वाले पेशेंट्स आते हैं तो उनमें हम फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, आईवी हाइड्रेशन देते हैं. ठीक है, आइदर वी आर प्रोवाइडिंग एनएस देते हैं या फिर रिंगर लैक्टेट देते हैं, तो बेसिकली हम उसको फ्लूइड रिससिटेशन बेसिकली प्रोवाइड करते हैं. ठीक है जी, तो बोल रहा है कि इट इज गिविंग टू द 3-year-old चाइल्ड हु हैज सफर्ड फ्रॉम कौन से बर्न, दैट इज पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस, दोनों बर्न से वो सफर कर रहा है. और उसका अगर हम टीबीएस
हिस्से की बात करें दैट इज योर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो कितना दिया हुआ है 20%, दैट इज 25% ऑफ बॉडी इज बेसिकली बर्न। ठीक है, TBS से 25% आपके पास दिया हुआ है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसको आप टिक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हम फ्लूइड रिससिटेशन दे रहे हैं दैट इज एडुकेट, वो एडुकेट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो फ्लूइड रिससिटेशन का हमें पता लगाना है। तो अगर मैं बात करूंगी इन दैट इज थिकनेस बर्न की, दैट इज पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस, तो बेटा हमारे पास ये बेसिकली टाइप ऑफ बर्न आते हैं। तो अगर मैं बात करूंगी पार्शियल थिकनेस की, इट इज बेसिकली द सेकेंड डिग्री काइंड ऑफ बर्न। ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न को ही हम पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, जिसमें बेसिकली आपकी स्किन की कौन सी लेयर, दैट इज योर जो अपर लेयर है एपिडर्मिस, एज वेल एज जो आपकी डर्मिस, सम ऑफ द बेसिकली एपिडर्मिस लेयर भी इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। और डर्मिस जब बेसिकली इंजर्ड हो गई है दैट इज कॉल्ड एज योर पार्शियल थिकनेस बर्न। एंड इफ आई टॉक अबाउट फुल थिकनेस, अब बोल रहा है फुल मतलब कंप्लीट थिकनेस, तो इट इन्वॉल्व्स योर एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, प्लस जो आपकी डर्मिस लेयर है, एज वेल एज अब ये जो बेसिकली बर्न है वो कहां तक चला गया है, ऑन द सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, जो सबक्यूटेनियस मस्कुलर लेयर है बेसिकली स्किन की, वहां तक बर्न जा चुका है, दैट इज योर फुल थिकनेस बर्न। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा ही पूछा गया है कि फ्लूइड रिससिटेशन जो आप आईवी हाइड्रेशन थेरेपी पेशेंट को दे रहे हो उसका पता आप कैसे लगाओगे। तो पहला बोल रहा है कि एडिमा से पता लगाओगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि बल्जिंग फॉन्टेनल, फॉन्टेनल उसके बल्जिंग रहे, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, बल्जिंग फॉन्टेनल विल नॉट बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन से पता लगाओगे कि हम फ्लूइड रिससिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इन 3 ऑप्शंस की बात करें तो बेटा ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है, किसी डिजीज के सिम्टम्स हैं ये। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है, एडुकेसी फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब हमें क्या है, एक काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक एडुकेसी किससे फाइंड कर सकते हो, यूरिन आउटपुट से आप फाइंड करोगे कि हाँ हम पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्या है फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं, जिसकी हमें पता चलेगा इवैल्यूएट हम किससे करेंगे, फ्रॉम द यूरिन आउटपुट। सो आपका जो राइट आंसर होएगा यहाँ पे वो क्या होगा, द राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन बी। ठीक है, यूरिन आउटपुट विल बी द राइट आंसर। क्यों यूरिन आउटपुट, बिकॉज आपके पास जो ये यूरिन आउटपुट है वो आपके पास क्या इंडिकेट करेगी कि आपका जो रीनल फंक्शन है, किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। रीनल फंक्शन के साथ साथ जो आपका सर्कुलेटरी स्टेटस है बॉडी का वो भी ये यूरिन आउटपुट बताएगी। तो हम क्या बोलते हैं कि इनटेक करा रहे हैं, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट हम जरूर से मेंटेन करेंगे इन द बर्न पेशेंट। ठीक है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनटेक कैसे करा रहे हैं, फ्लूइड रिससिटेशन दे रहे हैं, तो उसकी एडुकेसी पता कैसे चलाएंगे कि जो पर्टिकुलरली जो बेसिकली फ्लूइड दे रहे हैं दैट इज गोइंग इन द करेक्ट अमाउंट। तो क्या है, आउटपुट चेक करेंगे, कौन सी आउटपुट, यूरिन आउटपुट बेसिकली हम चेक करेंगे। ठीक है, सो ये तो बहुत सिंपल था कि फ्लूइड रिससिटेशन एडुकेसी कैसे चेक करोगे। ठीक है, इनटेक किया है तो आउटपुट बेसिकली चेक करेंगे, दैट इज योर यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज योर यूरिन आउटपुट। So क्या बोल रहा है, that is monitoring the urine output, that is using a indwelling bladder catheter. For example, a Foley's catheter हम patient में insert करते हैं, in a burn patient, it is readily available, that is to basically assess the fluid resuscitation. ठीक है, तो आर्ली अगर हम यूरिन आउटपुट की बात करें तो कितना होता है आर्ली, that is equal to 0.5 ml per kg पर आर इन केस ऑफ द एडल्ट्स। ठीक है, अगर हम एडल्ट की बात करें इट शुड बी बेसिकली 0.5 mg पर kg पर आर, या फिर हम नॉर्मली अगर बोले इट शुड बी बेसिकली 30 ml होना चाहिए हमारे पास पर आर। ठीक है, 30 ml शुड बी देयर पर आर। ठीक है जी, दिस इज बेसिकली द पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा गया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। ठीक है, कम्युनिटी से क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग अ असेसमेंट ऑफ अ लोकल कम्युनिटी। ठीक है जी, तो लोकल कम्युनिटी की शी इज असेसिंग द बेसिकली कंडक्टिंग अ असेसमेंट for the local environmental health, which of the following findings requires an intervention. ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास क्या चीज बोली गई है, ठीक है, कौन सी फाइंडिंग है, दैट इज हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम द नियर बाय फैक्ट्रीज। The second is
elevated level of lead in the drinking water. Next is your inadequate waste disposal facilities, and the last one is your insufficient recreational spaces for the children. So what according to you कौन सी इनमें से particular finding है जिसको immediate action की requirement है? Okay, Manju is here. Manju is saying option D. Okay. Anybody else? चलो तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, ठीक है बेटे, वो क्या कर रही है? शी इज कंडक्टिंग अ लोकल असेसमेंट कर रही है. एक कम्युनिटी में जाके क्या चेक कर रही है? इन्वायरमेंटल हेल्थ को वो डिटरमिन करना चाहती है, ठीक है. तो बोल रहा है कि ये फाइंडिंग्स, ये 4 फाइंडिंग उसने फाइंड की. तो बोल रही है कि कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसको उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिसके लिए उसको इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले किसको प्रायोरिटाइज करेगी इन चारों ऑप्शन में से? तो अगर मैं ऑप्शन देखो, फर्स्ट बोल रहा है दैट इज हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है ड्यू टू जो नियर बाय वहां पे फैक्ट्रीज है, ठीक है. तो इसको मान सकते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर फैक्टर है, लेकिन प्रायोरिटी देखते हैं अब है कि नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट हम लेते हैं दैट इज एलिवेटेड लेवल ऑफ लेड. तो लेड का बेसिकली लेवल इंक्रीज हो गया ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ हाई प्रायोरिटी ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है कि देयर इज इनएजुकेट दैट इज वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज, की वेस्ट जो है वो अच्छे से डिस्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है. इनएजुकेट वो फैसिलिटीज, वेस्ट डिस्पोजल वाली फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल नहीं है. तो इट डज नॉट रिक्वायर दैट इमीडिएट एक्शन, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है कि इनसफिशिएंट रिक्रिएशनल स्पेसेस है बच्चों के पास. तो इसको भी इतना इमीडिएट नहीं है, इतनी ज्यादा हमें प्रायोरिटी नहीं है इस चीज की. हम इस चीज को कर सकते हैं लेकिन इट इज नॉट दैट मच प्रायोरिटाइज. तो ऑप्शन हमारे पास अब 2 बच गए. तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं, एलिवेटेड लेवल ऑफ लेड इन द बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर एंड एयर पोल्यूशन, सो अगर इन दोनों में से देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है जी. क्यों प्रायोरिटी पे रहेगा? क्योंकि यहां पे बात कहां आ गई है? ये बेसिकली क्या है? लेड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया किसमें? ड्रिंकिंग वाटर में. वो ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्ट कौन इंजेस्ट करेगा? जो उस लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, ठीक है. तो अगर वो मेंबर्स इस लेड कंटेन्ड वाटर को इंटेक करेंगे तो क्या होगा? इट विल लीड टू द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है जी. अगर लेड कंटेन्ड वाटर वो ड्रिंक करेंगे, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होगी, वो सीधा जाके डैमेज करेंगे उनके ऑर्गन्स को. इट कैन डैमेज देयर किडनीज, देयर ब्रेन, एज वेल एज जो आपकी आरबीसी प्रोडक्शन है, ठीक है. रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी डायरेक्टली ये जो लेड है वो बेसिकली अफेक्ट करती है. इतना ज्यादा लेड बेसिकली जब वो कंज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तो लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है. तो अगर मैं इनकी बात करूं प्रायोरिटी की, तो मोस्ट प्रायोरिटाइज यहां पे जो रहेगा दैट विल बी योर ऑप्शन बी, दैट इज there is immense amount of lead in the drinking water. So option B will be the right answer. Now let's move towards the rationale, that is elevated level of the lead in the drinking water.
सो व्हाट इट कैन लीड्स टू, वही चीज जो मैंने बताई, इमीडिएट हेल्थ रिस्क है स्पेशली टू द चिल्ड्रन, जो बेसिकली चिल्ड्रन उस बेसिकली वाटर को कंज्यूम करेंगे उनके लिए सबसे ज्यादा रिस्क है, बिकॉज दिस लेड एक्सपोजर कैन लीड्स टू द इरिवर्सिबल हेल्थ इफेक्ट्स। ठीक है, अगर हाई लेवल ऑफ बेसिकली लेड होएगा इट कैन एंटर द ब्लड ऑल्सो, क्योंकि बॉडी में एंटर कर रहा है तो ब्लड में एंटर करेगा। ठीक है, एंड इट कैन लीड्स टू बेसिकली डैमेज टुवर्ड्स योर ब्रेन, किडनीज एज वेल एज इंटरफेयर विद द RBC प्रोडक्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना यहाँ पे क्या प्रायोरिटी होएगी, दैट विल बी योर एलिवेटेड लेड लेवल इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि नर्सिंग प्रायोरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि फर्स्ट एक्शन क्या होगा या नर्स के लिए क्या प्रायोरिटी होगी, हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करो कि अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, क्या चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी कौन होगी, जहां पे हेल्थ को रिस्क है, जहां पे बेसिकली पेशेंट का डेथ हो सकता है, तो वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज है। जैसे हम ट्राइज की बात करते हैं तो ट्राइज में हम जिसको इमीडिएट रिससिटेशन, इमीडिएट केयर की जरूरत है, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, सेम गोज विद दिस क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड का आपने यूज करना है टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलो, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है जी, साइकेट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है वेरी सिंपल क्वेश्चन, inability to execute and carry out the skilled movements, ठीक है, skill movements and the gestures despite of having the desire and physical ability to perform them is known as what? क्या इसको हम बोलेंगे? The very first option says it is anhedonia, second is your apathy, the third says it is amnesia and the fourth option बोल रहा है कि इसको apraxia बोलेंगे। So what according to you, ऐसी कंडीशन जब साइकेट्रिक पेशेंट में होगी तो इस कंडीशन को हम कौन सा सिम्टम इसमें इंक्लूड करेंगे? ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि एक कंडीशन आपसे पूछी गई है, सिम्टम आपसे पूछा गया बेसिकली कि जो पेशेंट है ही इज हैविंग द इनएबिलिटी, नहीं कर पा रहा है वो काम को, ठीक है, टू एग्जीक्यूट और टू कैरी आउट द स्किल्ड मूवमेंट, जिस काम में वो बहुत ज्यादा स्किल था उस चीज को वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, चाहे वो स्किल उसकी कोई मूवमेंट थी या फिर स्किल्ड जेस्चर था, डिस्पाइट, हालांकि वो क्या कर रहा है, ही इज हैविंग द डिजायर, उसकी इच्छा भी है उस काम को करने की, और दूसरी बात कि वो फिजिकल ही इज एबल टू डू दैट पर्टिकुलर टर्म, दैट इज दैट पर्टिकुलर जेस्चर या फिर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे? अगर हम ऑप्शंस की बात करें बेटे, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज योर एनहीडोनिया। व्हाट इज दिस टर्म एनहीडोनिया? अगर हम साइकेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनहीडोनिया का मतलब होता है दैट इज इनएबिलिटी टू एंजॉय द प्लेजरेबल एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी आपके पास प्लेजरेबल या फिर इंटरेस्टिंग एबिलिटी है उसको जो पेशेंट है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है, इनएबिलिटी टू एंजॉय एनी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग या फिर प्लेजरेबल एक्टिविटी इज योर एनहीडोनिया। नाउ सेकंड आपके पास बोल रहा है दैट इज योर एपैथी। तो एपैथी का क्या मतलब होता है? व्हेन द पेशेंट इज हैविंग लैक ऑफ मोटिवेशन,
ठीक है। जब पेशेंट के पास क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन है या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट है इन डूइंग द डेली लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई मोटिवेशन नहीं है टू डू बेसिकली डे टू डे थिंग्स, डे टू डे लाइफ की जो हमारी एक्टिविटी है उसको बोलेंगे एपैथी। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास बोली दैट इज योर एमनीशिया। ये तो हमने बहुत कॉमनली सुना होता है एमनीशिया। एमनीशिया को हम और क्या बोल देते हैं, कॉमनली बोले तो फॉरगेटफुलनेस इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, फॉरगेटफुलनेस बोल जाते हैं, जिसमें क्या होएगा, जो पेशेंट है, पेशेंट हैव द लॉस ऑफ द मेमोरीज, फैक्ट्स, फिगर्स या फिर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू हिम या फिर उसकी फैमिली से या फिर जो उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको वो क्या करता है, उसको वो भूल जाता है। सो दैट इज योर एमनीशिया, ठीक है। अगर हम एमनीशिया को बोले तो हम ऐसे देखते हैं जैसे हमारे ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया और एमनीशिया की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, जो बेसिकली स्पेशली ओल्ड एज पीपल हैं वो चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, दैट इज द एमनीशिया। और लास्ट आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज योर एपरेक्सिया। तो एपरेक्सिया में क्या होता है, जो बेसिकली पर्सन है वो अपनी स्किल्ड एक्टिविटी जिसमें वो बहुत ज्यादा अच्छा है उसके करने के लिए वो इनेबल हो जाता है, ठीक है, ही इज नॉट एबल टू डू दैट पर्टिकुलर skilled activity. So basically inability to perform the skilled activity जिसमें वो बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है, that is basically called as your apraxia. तो क्वेश्चन यहाँ पे यही चीज बोला था, that is inability to execute your skilled movement despite of having the particular capability to do that particular work, या फिर desire भी है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा, तो क्या होएगा, the answer will be your option D, apraxia will be the answer, ठीक है जी। Okay, so I hope this question is clear to you. Now let's move towards the rationale. ठीक है, तो apraxia की यहाँ पे कंडीशन है, that is option D is the right answer for this question. बोल क्या है, apraxia क्या है, apraxia is basically an effect of न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर बेटे सिम्टम है जो हमें साइकेट्रिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है, स्पेशली कौन सी कंडीशन में, अगर पेशेंट को डिमेंशिया हुआ है, स्ट्रोक है या फिर हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी, सिवियर हेड इंजरी हुई है, तो उसमें ऐसा बेसिकली अपरेक्सिया जैसा सिम्टम हमें पेशेंट में देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इट कॉजेज द पीपल टू अनेबल टू कैरी आउट द वेरियस मूवमेंट, ठीक है, एंड जेस्चर्स। फॉर एग्जांपल कि जब पर्सन होएगा विद द अपरेक्सिया, ही विल नॉट बी एबल टू टाई हिज शू लेसेस या फिर ही विल नॉट बी एबल टू बटन अप हिज शर्ट। तो नॉर्मल चीजें जिसमें वो स्किल्ड था या फिर जो चीजें उसको बेसिकली पहले से करने आती थी, उन चीजों को करने के लिए वो इनेबल हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर सिम्टम इज योर एपरेक्सिया, ठीक है। तो यही चीज आपसे पूछी गई थी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, जो बेसिकली एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, दैट इज योर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज बिलो, ठीक है, तो इमेज यहाँ पे दी हुई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये कौन सी इमेज है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शंस की बात करेंगे, फर्स्ट इज योर पॉजिटिव प्रेशर वुंड ड्रेसिंग, द सेकंड ऑप्शन इज योर सक्शन मशीन, द थर्ड ऑप्शन, ये बेटा ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो व्हाट इज इट, इट इज योर नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी मशीन, वुंड थेरेपी मशीन, ठीक है जी। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो बोल रहा है कि इट इज अ काइंड ऑफ फोम ड्रेसिंग। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इन चारों में से कौन सी बेसिकली ये इमेज क्या बोलती है, कौन सी इमेज है ये, ठीक है। ओके, तो हमें अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर इस इमेज की मैं बात करूंगी तो ये सक्शन मशीन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट द सक्शन मशीन, क्योंकि हमें पता है सक्शन मशीन, अगर इस पर्टिकुलर बात करें, दिस इज अ काइंड ऑफ सक्शन पंप, लेकिन दिस मशीन इज नॉट द सक्शनिंग मशीन, ठीक है। तो फोम ड्रेसिंग भी ये बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है पॉजिटिव
बेसिकली प्रेशर वुंड ड्रेसिंग है या फिर नेगेटिव है, तो वुंड ड्रेसिंग के लिए जब भी हम यूज करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी द नेगेटिव प्रेशर वुंड ड्रेसिंग। तो कौन सी मशीन होएगी, दिस मशीन, जब भी आपके पास ऐसी इमेज देखने को मिले, सो दिस मशीन इज बेटे कौन सी मशीन है, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी मशीन हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी मशीन, NPWT हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो केम विद द नेम ऑफ VAC, दैट इज वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर डिवाइस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, दिस पर्टिकुलर सक्शन पंप का यूज करते हैं अलॉन्ग विद द ट्यूबिंग, और इसको कहाँ अटैच करते हैं, जो बेसिकली पेशेंट का वुंड है, ठीक है। स्पेशली जो हमारे पास ओपन वुंड है, एब्डोमिनल वुंड है, या फिर बेसिकली हम इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रेशर सोर्स, ठीक है, प्रेशर सोर्स हो गए, या फिर जो हमारे पास बर्न्स होते हैं, या जिनमें कोई भी बेसिकली आपके पास ओपन वुंड है, उन केसेस में हम इसको इस पर्टिकुलर मशीन को यूज करते हैं, जिसमें बेटा सक्शनिंग करते हैं, नेगेटिव प्रेशर बेसिकली हम अप्लाई करते हैं, और जो भी एक्सुडेट वहां पे बना हुआ है उस वुंड की वजह से, उसको हम पेशेंट की बॉडी से, उसके वुंड से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन बाय अप्लाइंग द नेगेटिव प्रेशर, ठीक है जी। सो I hope you will remember this machine, that is your negative pressure wound machine, wound therapy machine. So let's move towards the rationale, that is option C will be the right answer. अगर मैं बात करूं इस नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी मशीन की, तो इट इज अप्लाइड टू द वाइड रेंज ऑफ द क्लिनिकल सिचुएशन। कहां पे, अगर आपके पास कोई ओपन एब्डोमिनल वुंड है, ठीक है, या फिर कहीं पे डिब्राइडमेंट हो गया, स्पेशली हम इसको यूज करते हैं बर्न्स में, स्किन ग्राफ्टिंग वाला आपके पास कोई केस है, या फिर आपके पास डायबिटिक फुट है, या फिर प्रेशर सोर्स जैसी आपके पास कोई भी कंडीशन है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम किसका यूज कर देते हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर कौन सी आपकी जो ये वुंड थेरेपी मशीन है, ठीक है, वुंड दैट इज नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी मशीन का हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, टू रिमूव आउट दैट पर्टिकुलर जो भी वहां पे एक्सुडेट बना होगा उस वुंड के ऊपर, उसको निकालने के लिए इस वुंड थेरेपी मशीन का बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड वी हैव सॉल्व अबाउट मेंस, जो आपके मेंस है, नॉर्सेट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज हमने डिस्कस किए। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइमिंग एंड वी विल डिस्कस योर नॉर्सेट मेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।